लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन चल रहा था दैट वाज ऑफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ मेथड। अब अगर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास में दो कैटेगरीज थी, एक था इंस्टेंस वेरिएबल और एक था क्लास वेरिएबल। लेकिन अगर हम मेथड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेथड्स हमारे पास में तीन तरीके के हैं, इंस्टेंस, क्लास एंड स्टैटिक। इंस्टेंस वेरिएबल्स पे वर्किंग करवाने के लिए इंस्टेंस मेथड, क्लास वेरिएबल पे वर्किंग करवाने के लिए क्लास मेथड। तो फिर ये स्टैटिक वेरिएबल जो है, सॉरी जो स्टैटिक मेथड्स है वो क्या काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्लास वेरिएबल को हम इंटरचेंजेबली स्टैटिक वेरिएबल कह तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो क्लास मेथड भी काम कर जाएगा। तो अलग से क्यों स्टैटिक मेथड हम लोग काम में लें, या क्या इसका एक्चुअली में यूसेज है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स के लिए तो हमारे पास में जो दो मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किए वही कैटेगरी होगी। अगर हमें कभी भी कुछ इस तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी हो जो किसी भी तरीके के वेरिएबल से रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में एक स्टूडेंट क्लास अवेलेबल है तो आपका नाम और आपका एज वो आपसे रिलेटेड है, वो कहलाएगा इंस्टेंस वेरिएबल। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ कॉलेज का नाम विच इज कॉमन फॉर ऑल, दैट इज अ क्लास वेरिएबल, वो भी आप लोगों से ही रिलेटेड है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया। सारे जो कंसेप्ट हैं, सारे जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों से रिलेटेड है। लेकिन कभी भी अगर हमें कुछ इस तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी हो जो किसी भी तरीके के वेरिएबल या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं हो, कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग अगर हमें करवानी होती है तो उसके लिए हम स्टैटिक मेथड्स को काम में लेते हैं। अब कौन सी एक्स्ट्रा वर्किंग हो सकती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अलग अलग तरीके के स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में स्टोर कर रही हूँ। अब एट अ टाइम मुझे यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है कि इस साल हमारे कॉलेज के अंदर कितने लोगों ने एडमिशन लिया या कितने लोगों ने ड्रॉप आउट किया या किस तरीके से वर्किंग हुई, मुझे टोटल काउंट डिस्प्ले करवाना है। अब वो टोटल काउंट मेरी वर्किंग है, हमारे कॉलेज का जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो कहलाएगा एक एक्स्ट्रा वर्क। तो उस एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए, उस काउंटिंग के लिए या और भी उसी तरीके के सिमिलर टाइप के एक्शंस परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका स्कोप क्लास टाइप का होगा, यानी कि मेथड के बाहर हम उस वेरिएबल को क्रिएट करेंगे और वो वेरिएबल हमारा काम करेगा सिंपल जैसे क्लास वेरिएबल काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही। लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसमें चेंजेस इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर उसकी वैल्यू को रीड करने के लिए हम क्रिएट करेंगे एक स्टैटिक मेथड। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे एज सच कुछ हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि जावा के अंदर होता है स्टैटिक फाइनल एंड एवरीथिंग। यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है स्टैटिक मेथड को क्लास मेथड और इंस्टेंस मेथड से, तो हमें उसे प्रीफिक्स करना पड़ता है एट स्टैटिक मेथड। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेकोरेटर एज वेल, या इफ पॉसिबल होगा तो डेकोरेटर का भी एक एग्जाम्पल मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बता दूंगी क्योंकि बार बार हम लोग वही टर्म वापस काम में ले रहे हैं। डेकोरेटर सिंपली क्या होता है, हम कोई एक ऐसे तरीके का फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जो कुछ एक्स्ट्रा टाइप की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है, दैट इज द डेकोरेटर सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन। तो हो सका तो फिर उसका एक एग्जांपल भी कवर करके देख लेंगे। अभी के लिए सिंपल टर्म्स में कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए हम लोग स्टैटिक मेथड क्रिएट करते हैं और ओके, एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे स्टैटिक मेथड को बाकी मेथड से डिफरेंशिएट करने के लिए वी यूज एट द रेट स्टैटिक मेथड। इतना थ्योरेटिकल पार्ट सबको क्लियर है, एग्जांपल डिस्कस करें कि कैसे ये काम करेगा, या किसी को सारे मेथड्स में या वेरिएबल में कुछ कंफ्यूजन है अभी भी थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर, प्रोग्रामेटिकली तो हम देख रहे हैं अभी। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉलेज नाम की एक क्लास क्रिएट करी है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले वही चीज, मेथड्स के अंदर अगर हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं दे आर रिलेटेड टू वन और दी अदर ऑब्जेक्ट, वो इंस्टेंस वेरिएबल्स कहलाते हैं। इनिट मेथड के बाहर या किसी भी मेथड के बाहर अगर हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो क्लास लेवल वेरिएबल कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं, s_count बेसिकली हमारे कॉलेज के अंदर कितने स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनके काउंट के लिए, और एक और वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है फीस, दैट इज 15,000।
अब यहाँ पे मैंने कमेंट बना के लिखा है कि ये स्टैटिक वेरिएबल है और एक क्लास वेरिएबल है, तो ये सिर्फ इनकी वर्किंग से रिलेटेड है। एज सच इनकी डेफिनेशन के अंदर या इनके डिक्लेरेशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है कि यहाँ पे अच्छा मैंने कुछ इस तरीके का सिंटेक्स काम में लिया है तो ये स्टैटिक है, कुछ इस तरीके का सिंटेक्स काम में लिया है तो ये क्लास। जैसे कि हम लोग नॉर्मल या कांस्टेंट वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो कांस्टेंट के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड हमें काम में लेना होता है, तो उसका सिंटेक्स है, उसको डिफाइन करने का तरीका है। पर अगर स्टैटिक और क्लास वेरिएबल की बात करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही इनका डिक्लेरेशन होता है। इनके डिक्लेरेशन में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है। हम किस तरीके से इन्हें एक्सेस करेंगे, किस तरीके से इन पे वर्किंग करवाएंगे, इसकी वजह से यहाँ पे इनमें डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे एस काउंट जो है मेरा, इट इज अ स्टैटिक वेरिएबल। सिंपली स्टूडेंट्स कितने एनरोल हुए हैं हमारे कॉलेज के अंदर उसके काउंट के लिए। अब ये किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। स्टूडेंट्स आते हैं तो ठीक है काउंट हो जाएगा, स्टूडेंट्स नहीं आते तो ठीक है काउंट नहीं होगा। यहाँ पे एज सच किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस से इस पे किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। सेकेंड जो वेरिएबल है इसे मैंने क्लास वेरिएबल के तौर पे इसलिए ट्रीट किया है क्योंकि फीस जो है वो सबके लिए कॉमन रहने वाली है। मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि बीसीए एंड बीएससी एंड बीए जितने भी कोर्सेज हैं सबके लिए कॉमन फीस है। तो यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट कर लिया फीस मैंने, और उसमें इनिशियल वैल्यू 15,000 मैंने असाइन कर दी। अब यहाँ पे ये कॉमन है और ये किसी भी स्टूडेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। तो स्टूडेंट पे डिपेंडेंट क्या होगा, उसका नाम, उसका एज, उसका कॉन्टैक्ट, उसका ईमेल एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इतने सारे तरीके के हम लोग एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 ही एट्रीब्यूट कंसिडर किए हैं। तो डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे क्योंकि ये किसी ना किसी इंस्टेंस से कनेक्टेड है तो यहाँ पे उस इंस्टेंस का करंट एड्रेस हमारे पास में आएगा, तो यहाँ पे सेल्फ वेरिएबल। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने 2 प्राइवेट वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। प्राइवेट को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है डबल अंडरस्कोर। सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू नन एंड सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एज इज इक्वल्स टू नन। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स तो क्रिएट कर दिए हैं लेकिन उनमें किसी भी तरीके की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा, जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड इनपुट कर रहा है वो नेम और एज इनपुट करेगा, तभी तो स्टूडेंट का नेम और एज जाएगा। तो प्री डिफाइंड वैल्यू को सेट करने की तो जरूरत है ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे नन और नन मैंने सेट किया। अब यहाँ पर हमारे पास में जो ये कंस्ट्रक्टर है ये कब काम करेगा, ये कब काम करेगा, जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। और ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में कब आएगा, जब कोई स्टूडेंट हमारे कॉलेज के अंदर आके एडमिशन लेगा, तभी तो उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो जैसे जैसे स्टूडेंट एनरोल होते जा रहे हैं वैसे वैसे मुझे इस वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करना है, तभी तो मुझे पता पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, कितने एनरोल हुए हैं। नहीं तो मैं टोटल काउंट कैसे निकाल पाऊंगी, मुझे कैसे पता कौन सा स्टूडेंट कब आया। हो सकता है एक आज आया, हो सकता है 10 दिन पहले आया हो। वी नीड नॉट नो कि कैसे वो काम करेगा। तो यहाँ पे जब कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होगी यानी कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, तो उसी टाइम मैंने इस वेरिएबल के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दिया है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड हियर, हमेशा से मैं कहती आई हूँ। तो यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू ही हमें काम में लेना होगा। तो एस काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर एक और चीज कि यहाँ पे हम हमेशा वेरिएबल्स को सेल्फ के रेफरेंस की हेल्प से एक्सेस करते हैं, लेकिन ये जो हमारा एस काउंट वेरिएबल है ये किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये सबके लिए कॉमन ही रहेगा, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से तो ये रिलेटेड है ही नहीं। तो अगर हमें किसी भी तरीके के क्लास टाइप के वेरिएबल को या स्टैटिक टाइप के वेरिएबल को एक्सेस करना होता है तो हमें यहाँ पे अपनी क्लास का नाम पहले मेंशन करना होता है, क्योंकि ये एक क्लास से रिलेटेड है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस से रिलेटेड नहीं है। तो कॉलेज क्लास के अंदर जो एस काउंट नाम का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर +1 कर दो। जैसे ही ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा 2 वेरिएबल क्रिएट होंगे, इनिशियल वैल्यू उनके अंदर कुछ भी नहीं है और काउंट में हमारे पास में 0 की जगह अब हो जाएगा 1, यानी कि एक स्टूडेंट ने कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है। अब यहाँ पे करना क्या, उस स्टूडेंट का नाम इनपुट करना है और एज इनपुट करना है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक्सेप्ट टाइप का मेथड क्रिएट कर लो, उसके थ्रू भी काम हो जाएगा। और जैसे कि हम लोग म्यूटेटर मेथड्स काम में लेते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, हमारे जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं उनमें किसी तरीके की वैल्यू अगर हमें असाइन करनी हो या फिर वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएटेड हो और उनकी वैल्यू को हमें मॉडिफाई करना हो,
तो उसके लिए हम म्यूटेटर मेथड्स को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो मेथड्स हैं ये इंस्टेंस वेरिएबल पर काम कर रहे हैं, इसीलिए ये कहलाएंगे इंस्टेंस मेथड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेम को सेट करने के लिए एक मेथड क्रिएट किया है, डेफ सेट नेम। अब यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में काम हो रहा है, जो स्टूडेंट आया है उसी का नाम तो सेट करेंगे, उसी का एज तो सेट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास में करंटली ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उस ऑब्जेक्ट का नेम मुझे सेट करना है। अब यहाँ पे यूजर जब इस मेथड को कॉल करेगा तो वो एक पैरामीटर पास करेगा, एक वैल्यू पास करेगा जो आएगी इस nm नाम के वेरिएबल के अंदर। तो सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू nm। तो यहाँ पे जो भी यूजर हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो nm के अंदर जाके असाइन हो जाएगी। तो जो नन वैल्यू थी अब उसकी जगह कोई लॉजिकल वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। Same goes for the next method, def set age self comma a। तो अब यहाँ पे यूजर जो भी पास करेगा वैल्यू इस मेथड को कॉल करवाते टाइम वो a के अंदर आ जाएगा और उसे मैंने असाइन करवा दिया है सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एज के अंदर। तो यहाँ पे नेम और एज की जो वैल्यूज है वो सेट हो गई है। अब यहाँ पे जो ये हमारे मेंबर्स हैं दे आर प्राइवेटली डिक्लेयर्ड, तो डायरेक्टली नेम वेरिएबल तो काम में ले नहीं सकते, डायरेक्टली एज वेरिएबल तो काम में ले नहीं सकते। तो इनकी वैल्यू को सेट करने के लिए और साथ साथ में इनके वैल्यू को एक्सेस करने के लिए भी मेथड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सेट के लिए तो बना दिया, अब इनके वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए अगर आप चाहो तो आप डिस्प्ले मेथड भी क्रिएट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन मेथड, किसी भी तरीके का मेथड यू कैन प्रिंट। मैंने यहाँ पे एक्सेसर मेथड्स को क्रिएट किया है, ठीक है। तो इट्स अप टू योर विश कि आपको किस तरीके से प्रिंट करवाना है, ऐसा कुछ रूल नहीं है दैट वी हैव टू यूज गेट मेथड्स ओनली। तो डेफ गेट नेम और सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट का नेम मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हो और एल्स यहाँ पे हम इन वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न भी करवा सकते हैं। वैल्यू रिटर्न करवाएंगे फिर उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं या फिर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो हमारे स्टूडेंट का जो नेम है वो प्रिंट हो जाएगा। तो रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम। सेम गोज फॉर द एज मेथड, def get age self colon and return self dot double underscore age। तो यहाँ पे age और name की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। That was all about instance variables and instance methods। अब यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, दो और तरीके के वेरिएबल भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को सेट करने का कंसेप्ट तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लोगों ने सेट कर दिया है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते जाएंगे वैसे वैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब कितना इंक्रीमेंट हुआ है यानी कि कितने स्टूडेंट्स एनरोल हो गए हैं उससे प्रिंट करवाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम फीस की बात करते हैं तो हर एक स्टूडेंट का अपना एक फीस ब्लॉक होता है। कुछ लोग एक बारी में फीस डिपॉजिट करवा देते हैं, कुछ लोग इंस्टॉलमेंट्स में डिपॉजिट करवाते हैं, तो फीस वाला पार्ट भी हमें प्रिंट करवाना होगा। तो यहाँ पे क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के रिगार्डिंग अगर हमें किसी भी तरीके की प्रिंटिंग या वैल्यू को सेट करवाने का काम करना है तो यहाँ पे उन्हें हमें प्रीफिक्स करना पड़ता है @ क्लास मेथड एंड @ स्टैटिक मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्लास मेथड है यानी कि जो क्लास वेरिएबल है उससे रिलेटेड वर्किंग करवाने के लिए मुझे यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करना है। अब वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने सेट कर दी है 15,000 इनिशियल वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे ऐसा उसमें कुछ चेंजेस तो करने नहीं है। यहाँ पे मुझे बस उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो डेफ गेट ऑफ फीस। अब यहाँ पे इस मेथड से पहले हमें यहाँ पे क्लास मेथड मेंशन करना होगा। किसी भी तरीके का सेमीकोलन या कोलन कुछ भी यहाँ पे नहीं आता है, सिंपली बस हमें यही टर्म यहाँ पे मेंशन करनी है। अब इसका मतलब ये है इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि जो भी आप वर्किंग कर रहे हो, जो भी हमारे पास में मेथड अब नेक्स्ट आ रहा है वो क्लास से रिलेटेड है। तो जिस तरीके से हम लोग फंक्शंस क्रिएट करते हैं तो फंक्शंस का एक रेफरेंस होता है, राइट। उस रेफरेंस को हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं और फिर वेरिएबल जो है वो फंक्शन की तरह इनडायरेक्टली बिहेव करने लगता है। सेम गोज फॉर द क्लास। अगर हमने कोई क्लास क्रिएट की होती है तो उस क्लास का कुछ ना कुछ रेफरेंस होगा, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेमोरी में किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि वहां पे हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू है। तो जब वैल्यू है तो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी और वेरिएबल उसे रेफर करने का काम करेंगे।
तो जब भी हम किसी भी तरीके का क्लास मेथड बनाते हैं तो यहाँ पे हमें सेल्फ के बजाय CLS एक वेरिएबल पास करना होता है दैट रिप्रेजेंट्स क्लास का रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे क्लास लेवल पर भी वेरिएबल प्रेजेंट है। जिस तरीके से नॉर्मल वेरिएबल के लिए हम लोग सेल्फ काम में लेते हैं, क्लास के लिए CLS होता है। अगेन इट इज नॉर्मली अ वेरिएबल, आप इसकी जगह ABCD XYZ कुछ भी काम में ले सकते हो, बट यहाँ पे कॉमनली CLS ही काम में लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि क्लास रेफरेंस, क्लास लेवल पे जो वेरिएबल प्रेजेंट है उससे रिलेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी। तो यहाँ पे सिंपली मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है फीस इज CLS डॉट फीस। तो यहाँ पे जो भी हमारा क्लास का रेफरेंस है उस रेफरेंस पर जो फीस नाम का वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो फीस इज 15,000 हमारे पास में आउटपुट के तौर पे प्रिंट होगा। दैट इज वाई के यहाँ पे इन मेथड्स को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, अलग तरीके से वर्किंग, क्योंकि ये जो है ये सबके लिए कॉमन है। कॉमन का मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पे जो हमारा मेमोरी ब्लॉक ऑक्यूपाई होगा वहां पे नेम एज और फीस 3 वेरिएबल क्रिएट होंगे, फिर सेकंड स्टूडेंट के लिए नेम एज फीस फिर से होगा, फिर थर्ड स्टूडेंट के लिए नेम एज और फीस फिर से होगा। ऐसा नहीं होता है। इट इज अ टाइप ऑफ अ शेयर्ड मेमोरी, सब लोग उसी को रेफर कर रहे होंगे, सब लोग उसी को ही पॉइंट कर रहे होंगे, तो सिर्फ एक बार मेमोरी में आएगा और सारे ऑब्जेक्ट्स उसी को रेफर कर रहे होंगे। इसीलिए यहाँ पे इसका जो रेफरेंस होगा वो अलग होगा और यहाँ पे सेल्फ के बजाय कोई दूसरा वेरिएबल लाइक CLS ABCD कुछ भी हो सकता है वो हम काम में ले सकते हैं। दैट इज अबाउट क्लास मेथड। अब लास्ट जो हमारे पास में पार्ट है दैट इज स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक मेथड किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, उसका अपना एक वर्किंग होता है, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी। तो सबसे पहले तो हमें उसे प्रीफिक्स करना है @स्टैटिक मेथड से, ताकि हम समझ जाए कि क्लास लेवल पे कोई एक वेरिएबल क्रिएटेड है जो किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा, हम उसको वर्किंग करवाने के लिए काम में लेने वाले हैं। अब है तो मेथड ही, तो डेफ और गेट काउंट। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पैरामीटर नहीं आता है क्योंकि ये किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। क्लास लेवल पे जो भी हमारा प्रेजेंट होगा वेरिएबल हमें बस उसको काम में लेना है। ऑब्जेक्ट के रेफरेंस, क्लास के रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमें कुछ भी वर्किंग नहीं करवानी है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का CLS सेल्फ ABCD XYZ कुछ भी पैरामीटर नहीं आता है। अब सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है कॉलेज डॉट s_count। जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं हम हमेशा उन्हें क्लास के नेम से ही एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे कॉलेज क्लास का जो s_count वेरिएबल होगा, जितना भी उसमें इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगी। दैट्स हाउ इंस्टेंस एंड क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस क्लास एंड स्टैटिक मेथड्स वर्क व्हेन वी टॉक अबाउट अ क्लास। इसका एग्जीक्यूशन की बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले तो क्लास के क्रिएशन से रिगार्डिंग अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग वो पूछो। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे जो हमारी क्लास है दैट इज कॉलेज। तो ऑब्जेक्ट मैंने सबसे पहले क्रिएट किया है C1 नाम का। C1 इज इक्वल्स टू कॉलेज। तो यहाँ पे होगा क्या, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आता है तो बाय डिफॉल्ट हमारे कंस्ट्रक्टर्स की कॉलिंग होती है। तो यहाँ पे होगा क्या, दो वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, नेम और एज, जो किसे रेफर कर रहे हैं, नन को, यानी कि किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू अभी उनके अंदर अवेलेबल नहीं है, असाइन नहीं है। और साथ साथ में हमने क्या करवाया, s_count में +1, यानी कि हमारे कॉलेज के अंदर एक स्पेसिफिक स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है। तो s_count की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 0 से 1। अब उसके बाद जो भी नेम है और जो भी एज है वो तो मुझे सबमिट करना पड़ेगा ना, ये तो कैसे पता पड़ेगा, कैसे बुलाएंगे किसी स्टूडेंट को, कैसे रेफर करेंगे। तो C1 डॉट सेट नेम, मैंने यहाँ पे नेम पास किया है जिया, तो NM के अंदर जिया चला जाएगा। सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू NM, तो नेम के अंदर अब नन की जगह जिया आ गया है। सिमिलरली C1 डॉट सेट एज 17, तो A के अंदर हमारा 17 जाएगा। सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एज इज इक्वल्स टू A, तो अब एज के अंदर नन की बजाय 17 आ गया। तो हमारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीटली सबमिट हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन हमने सबमिट करवाई है चेक करना है।
सही तरीके से इनपुट हुई है ना हुई, वरना दोबारा से सेट करेंगे, सही तरीके से रिकॉर्ड इनपुट करना है। तो सिंपली मैंने लिखा है प्रिंट, प्रिंट के अंदर सबसे पहले एक मैसेज है नेम कोलन, जिसे मैंने कंबाइन करवाया है C1 डॉट गेट नेम के साथ में। अब C1 डॉट गेट नेम जो है वो नेम वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करने का काम कर रहा है। तो जब भी वैल्यू रिटर्न होती है या तो हम उसे किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करवाते हैं या फिर डायरेक्टली प्रिंट के अंदर लिखते हैं। तो डायरेक्टली प्रिंट के अंदर लिख दिया, तो नेम कोलन जिया हमारे पास में आउटपुट आएगा। लेकिन अभी स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ, कॉमा के बाद मैंने फिर से एक मैसेज दिया है और मैसेज से पहले है /n, यानी कि नेम कोलन जिया के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे एज कोलन एक मैसेज डिस्प्ले होगा, जिसे मैंने कंबाइन करवा दिया है C1 डॉट गेट एज के साथ में। अब यहाँ पे भी वही सेम फंडा, मैंने यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करवाया है, तो या तो प्रिंट में लिखिए या फिर वेरिएबल में असाइन करवाइए। तो C1 डॉट गेट एज 17 यहाँ पे हमारे पास में रिटर्न होगा। तो नेम कोलन जिया एंड एज कोलन 17 दो लाइन में हमारे पास में आउटपुट डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फीस भी डिस्प्ले करवानी है, किस स्टूडेंट ने कितनी फीस डिपॉजिट करवा दी या कितनी फीस उसे सबमिट करनी। तो यहाँ पे जब भी हम क्लास मेथड्स की बात करते हैं, तो क्लास मेथड्स को एक्सेस करने के लिए हम हमेशा क्लास का नाम मेंशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं है, सारे ऑब्जेक्ट एक ही जगह रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्लास का नाम मेंशन करना होगा। इस क्लास में हमने एक मेथड क्रिएट किया है गेट फीस। तो यहाँ पे गेट फीस कितनी थी हमारी 15,000। तो यहाँ पे इस गेट फीस के अंदर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, देखिए यहाँ पे प्रिंट फीस इज CLS डॉट फीस। तो फीस इज 15,000 हमारे पास में आउटपुट के तौर पे प्रिंट होके आ जाएगा। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी डिस्प्ले करवाना है कि इन टोटल हमारे पास में कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो मैंने लिखा है प्रिंट टोटल स्टूडेंट्स आर कॉलेज डॉट गेट काउंट। सेम वही कंसेप्ट जो यहाँ पे फीस के साथ में इम्प्लीमेंटेड था, यहाँ पे कॉलेज जो हमारी क्लास का नाम है वो हम मेंशन करेंगे, देन डॉट, देन हमारे स्टैटिक मेथड का नाम। तो करंटली अभी हमारी जो एस काउंट की वैल्यू है वो 1 है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट एग्जिस्टेंस में आया है, तो उसकी वैल्यू है 1। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स आर 1 हमारे पास में आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले होगा। तो यही हमारा पहला सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, नेम जिया, एज 17, फीस इज 15,000 एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 1। तो ये हमारे इन सारे स्टेटमेंट्स के आउटपुट हो गए। सिमिलरली मैंने एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लेके आया है, C2 इज इक्वल्स टू कॉलेज। तो फिर से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होगी, एक नया मेमोरी ब्लॉक बनेगा, नेम और एज वेरिएबल्स इनिशियली नन असाइन होंगे, फिर C2 डॉट सेट नेम क्ले एंड C2 डॉट सेट एज 18। तो C2 ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी मेमोरी में प्रेजेंट है, जहाँ पे नन और नन प्रेजेंट था, अब वहां पे क्ले और 18 जाके स्टोर हो गया। अब फिर मैंने वही सेम प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं, नेम कोलन C2 डॉट गेट नेम एंड एज कोलन C2 डॉट गेट एज। तो नेम कोलन क्ले एंड एज कोलन 18 हमारे पास में प्रिंट होगा। कॉलेज डॉट गेट फीस, कॉलेज की फीस वही है जो पहले थी, किसी भी तरीके के कुछ भी चेंजेस इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास में फीस इज 15,000 ही आएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट टोटल स्टूडेंट्स आर कॉलेज डॉट गेट काउंट। तो यहाँ पे जब कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हो रही है तो मैं हर बारी +1 करवाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे +1 हुआ था, तो 1 + 1 हमारे पास में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो अब इस केस में हमारे पास में जो काउंट आने वाला है गेट काउंट मेथड की हेल्प से, दैट विल बी 2। तो लास्ट जो हमारे पास में प्रिंट स्टेटमेंट है उनका आउटपुट कुछ हमारा इस तरीके का आएगा, नेम क्ले एज 18, फीस इज 15,000 एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 2। अब ये प्रोग्राम हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है, इस वाले पार्ट में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पहले आप लोग वो पूछ लीजिए, उसके बाद आई विल मूव विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो तो वही है जो मैंने लास्ट इमेज में आप लोग को बताया, बट यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबल की वर्किंग से रिलेटेड कुछ और मुझे बताना था, तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट मैंने और ऐड किया है। देखिए यहाँ पे जब इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल का कंसेप्ट मैंने आप लोग को बताया था, तब मैंने ये कहा था कि इंस्टेंट वेरिएबल जो होते हैं हर स्टूडेंट के लिए अपना अलग मेमोरी ब्लॉक होगा, तो इस वजह से हर एक इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी वहां पे बनती है। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज कर देते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट में उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है।
लेकिन अगर हम क्लास वेरिएबल की बात करते हैं तो क्लास वेरिएबल में अगर एक के रिस्पेक्ट में चेंज करूं तो सबके रिस्पेक्ट में चेंज होता है। तो वही वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है C1 डॉट सेट नेम। तो अब जिस स्टूडेंट का नाम जिया था उसने अपना नाम चेंज करके जेसिका कर लिया है, तो यहाँ पे सेट नेम क्या करेगा, उस S1 ब्लॉक के अंदर नेम वेरिएबल में जहाँ पे जिया स्टोर था उस जिया को वो कैंसिल आउट कर देगा और अब जेसिका वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो C1 ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है कॉलेज डॉट फीस इज इक्वल्स टू 25,000। अगर आप यहाँ पे C1 डॉट फीस इज इक्वल्स टू 25,000 भी लिखते तो भी वर्किंग सेम ही होती। हम क्या कर रहे हैं, कॉलेज में जो फीस वेरिएबल क्रिएटेड है उसकी वैल्यू को अब हम चेंज कर रहे हैं। जो 15,000 था वो अब 25,000 हमने कर दिया है। तो अब अगर हम सारे ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट C1 डॉट गेट नेम C1 डॉट गेट एज, तो यहाँ पे अब क्या प्रिंट होगा, जेसिका, और उसकी एज क्या थी 17, वो प्रिंट होगा जो हमने इनिशियली इनपुट किया। उसके बाद कॉलेज डॉट गेट फीस अब हमने अपडेट कर दी है, तो यहाँ पे हमारे पास में 25,000 एज अ आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो यही हमारे फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स भी हैं, जेसिका 17 एंड फीस इज 25,000। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट मैंने लिखा है प्रिंट C2 डॉट गेट नेम एंड C2 डॉट गेट एज। अब यहाँ पे C1 का नेम चेंज किया था तो C2 पे किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो उसका नाम था, जो क्ले हमने सेट किया था वही का वही है, एज वही की वही है, क्ले एंड 18। दैट्स हाउ इंस्टेंस वेरिएबल वर्क। अलग अलग मेमोरी ब्लॉक में अलग अलग यहाँ पे नेम और एज की कॉपी बनेगी, तो एक में चेंज किया है तो बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं कॉलेज डॉट गेट फीस प्रिंट करवाती हूँ तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने कॉलेज की जगह लिखा है C1 डॉट गेट फीस। अब C1 जो फीस मेमोरी को रेफर करने का काम कर रहा है, फीस जहाँ पे स्टोर्ड है, सारे ऑब्जेक्ट्स उसी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। तो जब सब लोग एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं तो एक में चेंज होगा तो बाकी सब में भी चेंजेस इम्प्लीमेंट होंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसकी भी फीस प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे हमें 25,000 ही आउटपुट के तौर पे मिलेगा। यहाँ पे मैंने कॉलेज कॉलेज टर्म काम में लिया है। अगर आप C1 डॉट गेट फीस और C2 डॉट गेट फीस प्रिंट कराओगे दोनों का आउटपुट सेम ही आने वाला है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ अ शेयर्ड वेरिएबल। सब लोग एक ही जगह रेफर करने का काम कर रहे हैं। So that's all about static, instance and class variable and method. अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन किसी भी स्टेप में, एग्जीक्यूशन या फिर क्लास की डिजाइनिंग में? ऑलराइट गाइस, तो हमारी क्लास का टाइम हो गया है आज एक ही एग्जाम्पल में। एक बारी खुद से ये एग्जाम्पल ट्राई करके देखना। मैंने अलग अलग पार्ट्स के अंदर प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है, एक बार आप कंप्लीट खुद से ट्राई करके देखना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी समझने में दिक्कत आती है, देन लेट मी नो टुमारो। तो हमारा क्लास डेली हो रहा है, तो डेली की डेली प्रैक्टिस करते जाना। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंट काम करता है एज कम्पेयर टू दी अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है देन लेट मी नो टुमारो।